ट्रंप के आलोचक कहते हैं कि राष्ट्रपति को ईरानी सरकार बेवकूफ बना रही है कि आप ईरानी शासन पर भरोसा नहीं कर सकते। ट्रंप ने इसका क्या जवाब दिया? मैं ईरान पे भरोसा नहीं करता। क्यों? क्या आप कह रहे हैं कि मैं ईरान पे भरोसा करता हूं? मैं आखिरी इंसान हूं जो ईरान पर भरोसा करेगा। उन्होंने मुझसे लगातार झूठ बोला है। अभी हमारे पास होर्मुज जलडमरू मध्य पर पूरी तरह से नियंत्रण है और किसी समय शायद वे कुछ करेंगे और फिर वे उड़ा दिए जाएंगे। तो माफ कीजिए अगर मैं हंस रही हूँ, लेकिन बात यह है कि हम पहले भी इस स्थिति में रह चुके हैं। हम बार बार देखते हैं कि वो कहते हैं या तो वो उन्हें धरती से मिटा देंगे या फिर बातचीत करेंगे, और सबसे पहली बात, वे बातचीत नहीं कर रहे हैं। बल्कि सच तो ये है कि इसके उलट अचानक शासन कह रहा है कि वह उस नुकसान के लिए मुआवजा मांगेगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने युद्ध के दौरान किया था। अब मैंने कहा युद्ध के दौरान, सवाल ये है, क्या युद्ध अभी भी चल रहा है? और आपने ट्रंप के आलोचकों की ओर इशारा किया। अब मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आप जानते हैं, हम इसे देखते हैं, अमेरिकी और इजरायली इसे बहुत बहुत अलग नजरिए से देख रहे हैं, राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर भी। अब इजराइल में वामपंथी जो अब भी ट्रंप की सराहना करते हैं, उनके द्वारा किए गए हर काम के लिए वे बस यही कहकर खुश हैं कि इस युद्ध या गैर युद्ध और सभी प्रॉक्सी में जो भी गलत हो रहा है वो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की गलती है। और अमेरिका में यह पूरी तरह से अलग मामला है। ट्रंप, भले ही वो इससे इनकार करते हैं, उनकी लोकप्रियता गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। और ये वामपंथियों से आता है। साथ ही वामपंथी हमेशा रिपब्लिकन से नफरत करते हैं और निश्चित रूप से ट्रंप से भी। लेकिन ये दक्षिण पंथ से भी है, और सिर्फ ग्रोइपर्स से नहीं जो रिपब्लिकन पार्टी को छोड़ रहे हैं। ये उन दक्षिण पंथियों से भी है जो पूरी तरह से ट्रंप के समर्थक हैं। तो हमें जिस बारे में बात करनी है वो है ये अलग नजरिया क्यों है, और हमें क्या लगता है कि ट्रंप क्या करने वाले हैं। क्या उन्हें भूखा रखना, यानी शासन को आर्थिक रूप से कमजोर करना, भी उसे गिराने की रणनीति का एक और हिस्सा है, ताकि फिर से पूरी तरह से युद्ध में न जाना पड़े? तो अमेरिकियों को क्या पसंद है, इजरायलियों को क्या पसंद है? हमें सैन्य बल का इस्तेमाल जल्दी, कुशलता से करना और काम खत्म करके आगे बढ़ जाना पसंद है। जैसे जब उन्होंने मादुरो को हटाया था, है ना? वेनेजुएला पर हमला कुछ ही घंटों में खत्म हो गया था, लक्ष्य हासिल कर लिया गया था। ईरान के साथ लड़ाई में आप ऐसा नहीं कर सकते, और ये चल रहा है। और हम इसमें क्या है, अब 6 महीने हो गए हैं, लगभग खत्म होने वाले हैं। हिसाब तुम लगा लो रूडी, लेकिन ये चल रहा है। और सच तो ये है कि इसका कोई अंत भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि एक समस्या ये भी है, और हमने अपने पॉडकास्ट में पहले भी इस पर चर्चा की है, कि लोग आमतौर पर ये सोचते हैं कि या तो पूरी तरह हार मान ली जाती है या फिर पूरी और मुकम्मल जीत मिलती है, जैसे कि मादुरो वाली स्थिति, जहां हम बस जीत जाते हैं और आप जानते हैं सब कुछ खत्म हो जाता है। और शायद ईरान के मामले में ट्रंप सही है जब वो कहते हैं कि ये एक क्षय युद्ध है, जहां आप जानते हैं अमेरिका उनके बंदरगाहों की नाकाबंदी कर रहा है। उनके पास पैसे नहीं है, हर दिन उनके पास कम और कम संसाधन बच रहे हैं। उन्हें अपने सैनिकों और अपने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तनख्वाहें नहीं दे पा रहे हैं, और उनका समाज बिखर रहा है। और असल में भले ही ये ईरानी बहुत शेखी बगाड़ते हैं, ईरानी शासन भले ही उनमें ये सारी शेखी है और जाहिर है कि वे जीत रहे हैं वगैरह, लेकिन वे असल में जानते हैं कि ये टिकाऊ नहीं है। और ट्रंप मानते हैं कि शायद अगर वे दबाव बनाए रखें कि वे इसे जीत सकते हैं। और आप जानते हैं, और अगर वे इसे, जैसे अगर ये पूरी तरह से नहीं, लेकिन अगर संघर्ष आधे स्तर पर चलता है, तेल की कीमतें आसमान नहीं छूती, वे पहले से ज्यादा है जब ये शुरू हुआ था, लेकिन अब वे नीचे आ गई हैं और किसी बीच के स्तर पर बनी रहेंगी। ये उनके लिए राजनीतिक रूप से मुमकिन है, उन्हें ईरानियों को छोड़ना नहीं पड़ेगा। और फिर अगर सबसे बुरा होता है, नवंबर के बाद जब इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनाव हो चुके होंगे, तो वे भविष्य में क्या कर सकते हैं, इसमें वे कहीं ज्यादा आजाद होंगे। हो सकता है, लेकिन मुझे आपको एक बात बताने दीजिए। सबसे पहले वेनेजुएला से तुलना करना। जब ट्रंप इस तुलना का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे हमेशा गुस्सा आता है। वेनेजुएला के लोग कट्टरपंथी इस्लामवादी नहीं हैं। वेनेजुएला के मादुरो इस्लामवादी नहीं हैं। ये पूरी तरह से अलग मामला है, और ये चिंता की बात है। जब भी पश्चिमी लोग इस तरह की चीजों की तुलना करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब है कि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वे किससे निपट रहे हैं। और ये सच नहीं है कि ईरानी शासन को बस इतना पता है कि उसके दिन गिने चुने हैं। बिल्कुल नहीं। इस मामले में ये विचारधारात्मक रूप से मजबूत है। विचार है, आप जानती हैं, इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। ये सिर्फ नारे नहीं थे, वे सच में ऐसा चाहते हैं। वे पश्चिम के विनाश की भी कामना करते हैं, और उनके लिए बस किसी तरह टिके रहना ही काफी है, क्योंकि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि दसियों हजार या कई मिलियन ईरानी लोग इससे पीड़ित हों या मारे जाएं। असल में वे तो उन सबको मारने में भी खुश हैं, तो उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। और ये एक चिंता की बात है,
ये बिल्कुल सच है कि ट्रंप को शासन की आर्थिक नाकेबंदी करनी चाहिए। लेकिन क्या उनके पास वाकई होर्मुज जलडमरू मध्य पर पूरा नियंत्रण है? इस बारे में पूरी तरह से यकीन नहीं है। तो आप सही हैं। मेरा मतलब है, चलिए थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं कि हम है कहाँ। सिद्धांत रूप में जब उन्होंने समझौता ज्ञापन हासिल किया था, वो अब से 1 महीने से भी ज्यादा पहले की बात है ना? और अब हम इसे गलतफहमी का समझौता ज्ञापन कहते हैं, है ना? लेकिन विचार ये था कि एक समझौते की चर्चा चल रही थी और हम परमाणु कार्यक्रम के बारे में गंभीर बातचीत करेंगे, जो कि बहुत ही गंभीर मुद्दा है, नंबर 1 मुद्दा है। डोनाल्ड ट्रंप भी यही कहते हैं और नेतन्याहू भी यही कहते हैं। बाकी सब कुछ आप जानते हैं क्या है, वो सब बारीक बातें हैं, लेकिन असली मुद्दा जिस पर चर्चा होनी चाहिए, वो परमाणु मुद्दा है। और हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहला, जिसे आसान मुद्दा कहा जाता है, वो हल नहीं हुआ है। और जलडमरू मध्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि दुनिया के लिए तेल की कीमत की वजह से। अब आज की हकीकत क्या है? जलडमरू मध्य खुले नहीं है। बीच बीच में जहाज आ जा रहे हैं, लेकिन युद्ध से पहले जितना था उसका बहुत ही छोटा हिस्सा ही चल रहा है। लेकिन ट्रंप ने क्या किया है, उन्होंने ईरानी बंदरगाहों पर 100% नाकाबंदी लगा दी है, जिसका मतलब है कि ट्रंप कहते हैं जब तक आप जलडमरू मध्य को बंद रखते हैं, कोई नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोई तेल ईरान में आ या जा नहीं सकेगा। यानी इसका मतलब है कि उनका हाथ रणनीतिक सकरे मार्ग पर है ना? और सवाल ये है, एक बार फिर, शासन की सारी शेखीबाजी को छोड़ दे, अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो वे ईरान पर कितने समय तक शासन कर सकते हैं? और हम जानते हैं कि फरवरी से पहले उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हालत में थी। उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरी, भयानक स्थिति में थी। यही एक वजह थी कि जनवरी में लोग शासन के खिलाफ उठ खड़े हुए। सिर्फ वैचारिक कारणों से नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे लोकतंत्र चाहते हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि तेहरान में दिन के कुछ हिस्सों में बिजली नहीं थी, पानी भी नहीं था, कि देश बिखर रहा था। क्योंकि ये आयतुल्लाह जिहाद की बातें तो कर सकते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर देश को प्रभावी ढंग से चलाना नहीं जानते, क्योंकि देश बिखर रहा है। अब फिर आप युद्ध की सारी तबाही भी जोड़ लें, सारी आर्थिक समस्याएं, और अब नाकाबंदी और प्रतिबंधों में बढ़ोतरी वगैरह। क्या ये शासन वाकई इन हालात में टिक सकता है? तो ये कुछ मेंढक को मारने जैसा है। आप जानते हैं, अगर आप मेंढक को उबलते पानी में डाल दें तो वो कूदकर बाहर आ जाता है। लेकिन अगर आप, ये एक रूपक है, हाँ, मुझे नहीं पता कि यह वैज्ञानिक रूप से सही है या नहीं, लेकिन अगर आप धीमी आंच पर पानी को धीरे धीरे गर्म करें तो मेंढक उबलकर मर जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। क्या यह मुमकिन है कि शासन को पता है कि क्या चल रहा है, लेकिन संघर्ष को धीमी आंच पर रखकर और बस लगातार क्षरण की रणनीति, जहां पश्चिमी देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल की लागत अपेक्षाकृत कम है। लागत तो है, लेकिन ये अपेक्षाकृत कम है। लेकिन आखिरकार ये एक ऐसी रणनीति हो सकती है जो उस तरह का समाधान ला सकती है जिसे हम देखना चाहते हैं। शायद शासन गिर जाएगा, शायद अंत में वे आकर कूटनीतिक समाधान के लिए भीख मांगेंगे। कभी भी वे कूटनीतिक समाधान के लिए भीख नहीं मांगेंगे। वे तो बस यही चाहते हैं कि उन्हें वो सब कुछ दिया जाए जिसके वे हकदार हैं। वे होर्मुज जलडमरू मध्य को बंधक बनाए हुए हैं। उन्होंने जो किया वह ये था कि उन्होंने कहा, ठीक है, अब हमें हमेशा के लिए पता चल गया है कि हम धरती की सबसे बड़ी महाशक्ति को इस तरह बंधक कैसे बना सकते हैं। और अमेरिकी कहते हैं गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, तो फिर ट्रंप कहते हैं ठीक है, रुको, हम रुक जाएंगे। जब आप कहते हैं कि यह क्षय युद्ध है, तो यह असल में क्षय युद्ध भी नहीं है। जो हो रहा है वो ये है कि ट्रंप की जान पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन पर असली हत्या के प्रयास हुए हैं और कई को नाकाम भी किया गया है। और ये सब तेहरान से आता है। समस्या तब होती है जब आप कहते हैं वे जानते हैं, वे जानते हैं। नहीं, वे नहीं जानते। गाजा में हमास को देखिए, ईरान के सभी प्रॉक्सीज को देखिए। गाजा में हमास पूरी तरह से, नहीं पूरी तरह से, लगभग पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। इसकी ताकत पूरी तरह से, आप कह सकते हैं कि उसे नष्ट कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, जो भी नाम देना चाहें। लेकिन इससे वे रुकते नहीं हैं। हर एक आतंकवादी जो तिलचट्टे जैसा है, सुरंगों से बाहर निकल आता है, जाता है, इतना बहादुर होता है कि इजरायली सैनिकों को चुनौती देने की कोशिश करता है, जिसे हम येलो लाइन कहते हैं। और इस हफ्ते हमने एक बहुत ही खतरनाक घटना देखी। हम अभी उस पर नहीं जाएंगे। लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ भी यही बात है। वे हार नहीं मानते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे खुद शहीद होने को तैयार रहते हैं। वे निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अपने बच्चों और बाकी सबको भी कुर्बान कर देंगे। और ये ऐसी बात है जो पश्चिमी लोग समझ नहीं पाते। मैं एक तरह से खुश हूं कि वे इसे समझ नहीं पाते, क्योंकि यह कितनी बीमार सोच और समाज है और हर तरह के धार्मिक विश्वासों का कितना गलत इस्तेमाल है। लेकिन हम यहाँ हैं। हालांकि बात यह है कि
कुछ इजरायली कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे मामले में वाकई बहुत समझदारी दिखा रहे हैं, क्योंकि वे मिड टर्म चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं और चाहे रिपब्लिकन जीतें या हारें, वे जाते जाते एक बेअसर पड़ चुके राष्ट्रपति होंगे और फिर वे जो चाहें कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं और असल में ये एक शानदार कदम है, क्योंकि हमें इसका फायदा मिल रहा है। और जैसा कि आपने बताया, अमेरिका में मिड टर्म चुनाव से एक हफ्ता पहले इजराइल में भी चुनाव है। मुझे इतना यकीन नहीं है। कभी कभी बिना किसी योजना के भी आपको सफलता मिल सकती है, जब भगवान हस्तक्षेप करें या कौन जाने क्या हो जाए। और अंत में, और आप इससे जुड़ सकती हैं, यहाँ गोला बारूद का सवाल भी है। हर तरह के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास गोला बारूद और इंटरसेप्टर्स की कमी है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूक्रेन को इंटरसेप्टर्स दिए गए और खाड़ी क्षेत्र में जितने भी इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल हुए उनकी वजह से, क्योंकि इस्लामी गणराज्य जानती थी कि चलो खाड़ी क्षेत्र पर हमला करते रहो, हमें कुछ नहीं होगा, वे बस। और फिर खाड़ी देशों ने ट्रंप से जाकर कहा, कृपया युद्ध खत्म करिए, कृपया युद्ध खत्म करिए। ध्यान दें कि ईरान ने इसी वजह से इजराइल पर हमला नहीं किया है, क्योंकि उसे पता है कि हम पूरी तरह से सैन्य कार्रवाई पर लौट आएंगे। तो मेरी बात यह है कि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये पर्याप्त नहीं होगा, और यही सवाल है, क्योंकि यह वास्तव में इच्छा शक्ति नहीं बल्कि हथियारों से जुड़ा है। यह तो अभी देखना बाकी है। तो उस नज़रिए से आप कह सकते हैं कि इसके कई कारण हैं। ये रणनीति की संघर्ष को जारी रखा जाए, संघर्ष को समाप्त न किया जाए और घुटने टेक कर वो समझौता न किया जाए जो ये शासन चाहता है, लेकिन संघर्ष को धीमी आंच पर बनाए रखते हुए या लंबे समय तक चलने वाला शरण युद्ध, आर्थिक नाकाबंदी और इसी तरह की रणनीतियों के जरिए। इसके दो उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य है हमें नवंबर के बाद तक ले जाना, जब राष्ट्रपति को अधिक स्वतंत्रता से कार्रवाई करने का मौका मिलेगा, और दूसरा उद्देश्य, जैसा कि आप कह रहे हैं, क्या इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका इस समय का उपयोग कर रहे हैं? कहने का मतलब है इस अपेक्षाकृत शांत समय का। सही है, क्योंकि लोग जानते हैं अब भी थोड़ी बहुत हिंसा जारी है, लेकिन क्या हम इस समय का प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे हैं ताकि ये मानकर कि इसकी जरूरत थी, भंडार फिर से भरा जा सके? तो क्या ये हर लिहाज से सभी के लिए फायदेमंद है? लेकिन आपने सवाल उठाया और आपने कहा, आप जानते हैं हम इस्लामी कट्टरपंथियों से निपट रहे हैं और ये लोग कभी हार नहीं मानेंगे और ये जिहादी कामिकाज़े हैं और इन्हें इंसानी जान की कोई परवाह नहीं है, और ये सब सच है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सच है, लेकिन ये पूरी सच्चाई का सिर्फ एक हिस्सा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज ईरान में लगभग करीब 8 करोड़ लोग रहते हैं। मान लीजिए कि शासन को 10% समर्थन प्राप्त है। सही है, यानी 80 लाख लोग सड़कों पर आकर शासन का समर्थन करते हैं। बाकी लोग, जिन्हें निक्सन खामोश बहुमत कहते, वे बस चाहते हैं कि शासन चला जाए, लेकिन वे डरते हैं कि अगर वे फिर से सड़कों पर उतरे तो उनके साथ वैसा ही सख्त बर्ताव होगा, या शायद नरसंहार कहना बेहतर होगा, जैसा जनवरी में हुआ था। ठीक है, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। वे अभी इसी साल की शुरुआत को याद करते हैं। शासन के खिलाफ खड़े होने पर सड़कों पर उनका नरसंहार किया गया था। अब 8 मिलियन लोग जो शासन का समर्थन करते हैं, उनमें से कुछ आर्थिक कारणों और पारिवारिक कारणों से इसमें शामिल हैं, और मुझे यकीन है कि जो वास्तव में जिहादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। और इसलिए अगर आर्थिक दबाव के जरिए, और मैं अगर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं, मुझे पता है कि ये एक सवाल है, लेकिन एक रणनीति के तौर पर आप उस शासन की ताकत को कमजोर कर सकते हैं। एक बार फिर, अगर सैनिकों को वेतन नहीं मिल रहा है, अगर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को वे आर्थिक फायदे नहीं मिल रहे हैं जिनके वे आदी है ना, आप उस 10% का मनोबल गिरा सकते हैं जो शासन का समर्थन कर रहा है, जिससे उन 90% लोगों को ताकत मिलती है जो शासन से छुटकारा पाना चाहते हैं, है ना। अगर उन्हें यकीन नहीं है कि रिवोल्यूशनरी गार्ड्स उन पर गोली चलाएंगे, क्योंकि वे सुन रहे हैं कि रिवोल्यूशनरी गार्ड्स भी जो कुछ हो रहा है उससे नाराज हैं, है ना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने गजा का उदाहरण दिया तो मैं लेबनान का उदाहरण देता हूं। ठीक है, इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमला किया है और हिजबुल्लाह पर जोरदार हमला किया है। हिजबुल्लाह अब पहले जैसा नहीं रहा, है ना, लेकिन वो अभी भी मौजूद है। वो अभी भी समस्या पैदा कर सकता है, लेकिन अब वो वैसी समस्याएं नहीं पैदा कर सकता जैसा कुछ महीने पहले कर सकता था, है ना। हमने हिजबुल्लाह की सैन्य ताकत को काफी हद तक कमजोर कर दिया है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि अचानक लेबनानी सरकार, जिसे हमेशा एक मजाक की तरह देखा जाता था क्योंकि वो सिर्फ औपचारिक और आधिकारिक सरकार थी, लेकिन उसके पास कोई असली ताकत नहीं थी, अब जब हिजबुल्लाह काफी कमजोर हो गया है तो लेबनानी सरकार के पास सच में पहले से ज्यादा ताकत आ गई है। तो क्या ये मुमकिन है? और ये इसलिए नहीं है कि लेबनानी सरकार मजबूत हो गई है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनका सबसे बड़ा विरोधी हिजबुल्लाह कमजोर हो गया है, तो अब वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा मजबूत है। और क्या ईरान में भी ऐसा हो सकता है जहां 90% से ज्यादा खामोश बहुमत को अचानक ताकत मिल जाए, क्योंकि शासन आर्थिक कारणों से सबसे पहले और फिर सैन्य कार्रवाई के कारण कमजोर हो जाता है। इजराइल और ईरान द्वारा सैन्य हमले और साथ ही आर्थिक दबाव, आर्थिक नाकाबंदी, शासन के लिए जो चोक पॉइंट्स है, उन पर इतनी जोरदार चोट पहुंचती है कि शासन के आसपास का छोटा समूह भी टूटने लगता है।
हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा से शासन को आर्थिक रूप से जकड़ने के पक्ष में थी, हमेशा, यहाँ तक कि जब सैन्य हमले भी हो रहे थे। यह बेहद जरूरी है, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं, यह काफी नहीं है, यह साफ है। अगर मैंने सबूत देखा होता कि यह काफी है, और फिर से जो लोग सड़कों पर उतरे थे वे डरे हुए थे, उनका नरसंहार किया गया, और वैसे शासन अब भी जारी है। लोगों को सार्वजनिक चौक में फांसी देना, आप जानती हैं, ये दूसरों के लिए बहुत बड़ा संदेश है, और ये मासूम लोग होते हैं। कभी कभी बस आप जानती हैं, अगर आप पर पश्चिम से संबंध होने या ऐसी किसी भी बात का शक हो, और ये तो हमें पता है कि वे बुरे हैं, और सवाल ये है, युद्ध क्यों रुक गया जब वो जीत की ओर बढ़ रहा था, यहाँ तक कि परमाणु मोर्चे पर भी। अब हमें पता है कि पिकैक्स माउंटेन में सेंट्रीफ्यूज चल रहे हैं, और ये तब हुआ जब संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल, मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, ने 12 दिन के युद्ध के अंत में शामिल होकर नतांज और फोर्डो प्लांट्स पर बमबारी की थी। और ये सच है कि वहां अब भी, जैसा कि वे कहते हैं, मलबे के नीचे परमाणु धूल है, लेकिन उन प्लांट्स को नष्ट कर दिया गया था। लेकिन देखिए, पिकैक्स माउंटेन में सेंट्रीफ्यूज है, तो कोई उस शासन की मदद कर रहा है। क्या वो चीन है? क्या वो रूस है? क्या उन्हें वे मिल रही हैं? क्या वे पीछे के रास्ते से आ रही हैं? निश्चित रूप से वे ईरानी लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, और मुझे बस इतना कहना है कि हमें एक पल रुककर ईरानी लोगों को सम्मान देना चाहिए। उन्हें यह बताया गया था कि इतने समय तक मारे जाने के बाद मदद रास्ते में है। फिर उस मदद के पहुंचने में फरवरी के अंत तक कई हफ्ते लग गए, और ईरानी लोग ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए जयकार कर रहे थे। और अचानक अब वे खुद को धोखा खाया हुआ महसूस कर रहे हैं, और उन्हें मुख्य रूप से ट्रंप ने धोखा दिया है, ऐसा महसूस हो रहा है। हमें ये उन लोगों से पता चला है जिनके ईरान के अंदर संपर्क हैं, और उनकी आवाजें ट्रंप, नेतन्याहू और बम गिरेंगे या नहीं, इन बातों में दब गई हैं। उनका क्या? उन्हें याद रखा जाना चाहिए, वे पीड़ित हैं और उन्हें बहुत मदद की जरूरत है। और उस शासन को गिराना और सैन्य तरीके से करना बाकी दुनिया की भी मदद करता है। वैसे कोई भी अमेरिकी जो सोचता है, अमेरिका में ट्रंप के आलोचक, दक्षिणपंथी आलोचक, कहते हैं हमें ये युद्ध नहीं चाहिए था, ये कभी न खत्म होने वाले युद्ध। और वे बुश और अफगानिस्तान के बारे में बात करने लगते हैं। वे सब सेना के बारे में सिर्फ नकारात्मक बातें कहते हैं। आप सब बस अंतहीन युद्ध ही चाहते हैं। ये झूठ है। जैसा आपने कहा, ये कोई हमेशा का युद्ध नहीं है, लेकिन ये अंतहीन युद्ध बन जाएगा। हम युद्ध जीत रहे थे और फिर रुक गए। ये बहुत भयानक है। आप अपने दुश्मन से ऐसा नहीं कहते। आपको अपने दुश्मन को शांति के लिए मजबूर करना चाहिए, शांति की भीख मंगवानी चाहिए, और उसे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना चाहिए ताकि वह अपने हथियार डाल दे। इसके बजाय ट्रंप प्रशासन ने कहा, अपने सलाहकार विटकॉफ और कुशनर की मदद से, और हमारे दुश्मनों पाकिस्तान और कतर की मदद से। ये कहने के लिए नहीं, चलिए बातचीत करते हैं। गलत। उस मायने में मैं प्रशासन की नीति के पूरी तरह खिलाफ हूं, लेकिन साथ ही ट्रंप का समर्थन भी करती हूं। लेकिन मेरे लिए ये सबसे बुरी चीज है जो आप एक दुश्मन के साथ कर सकते हैं जो हार के कगार पर है, उसे मुंह से मुंह सांस देकर फिर से जिंदा करना। तो आप हमेशा चलने वाली जंग की बात करते हैं, और जाहिर है अमेरिकियों, और शायद आघात शब्द कुछ ज्यादा भारी है, लेकिन अफगानिस्तान में असफलताओं के बाद और इराक में भी बहुत ज्यादा मुश्किलों के बाद, जहां युद्ध सालों दशकों तक चले, कि अमेरिका में आप जानते हैं वियतनाम के दौर से ही हमेशा चलने वाली जंग का विचार बहुत से अमेरिकियों के लिए कोई खुशी की बात नहीं है, और मैं इसे समझता हूं। लेकिन मुझे लगता है लोगों को यह भी समझना चाहिए कि इजरायली भी हमेशा चलने वाली जंग पसंद नहीं करते। इजरायली जीतना चाहते हैं और फिर अपनी जिंदगी में लौटना चाहते हैं, है ना, वापस जाना चाहते हैं, आप जानते हैं। खासकर क्योंकि सभी इजरायली जंगों में लड़ते हैं, जबकि अमेरिकियों के साथ ऐसा नहीं है। अमेरिका में सिर्फ वही लोग जंगों में लड़ते हैं जिन्होंने सेना में शामिल होने के लिए खुद सही से कहा। इच्छा जताई है। हम सबको हमें ये करना ही होगा, और हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारी पत्नियां और भाई भी। मुझे माफ कीजिए, हमें सच में जंग पसंद नहीं है। तो सवाल ये है, और मुझे लगता है लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए, मुझे लगता है, और ट्रंप ने ये बात सार्वजनिक रूप से कही है, और मुझे लगता है कि इस पर वो 100% सही है जब वो कहते हैं, देखिए, एक अंतहीन युद्ध चला रहा है, और वो युद्ध ईरान में आधी सदी पहले इस्लामी क्रांति के साथ शुरू हुआ था। और उनमें से सबसे पहली चीजों में से एक थी कि उन्होंने अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया और अमेरिकी राजनयिकों को बंधक बना लिया।
सही है। ये एक ऐसा शासन है जिसने पहले दिन से ही अमेरिका की मौत हो, इजराइल की मौत हो के नारे लगाए हैं। मैं मजाक कर रहा था। अब उनके पास ये सारी बातें हैं कि असद सीरिया में है, सीरिया के पूर्व तानाशाह रूस में है। हाँ, पुतिन उन्हें घर दे रहे हैं। क्या कोई ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकता है? ऐसी स्थिति जहां सीरियाई लोग दमिश्क में रूसी दूतावास में घुस जाएं और सभी को बंधक बना ले और कहें हमें असद वापस दो, जैसे जैसे ईरानियों ने अमेरिकियों के साथ किया था। नहीं, रूसियों के लिए ये एक पल भी बर्दाश्त करने वाली बात नहीं होगी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्या ये एक ऐसा शासन है जो पहले दिन से ही अमेरिका विरोधी, पश्चिम विरोधी, यहूदी विरोधी, इजराइल विरोधी रहा है? सही है, भयानक शासन। उन्होंने हम पर युद्ध की घोषणा कर दी है। अमेरिका और इजराइल दोनों के ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे। ये बात किसी और चीज की नहीं है। जैसा कि जेम्स कार्विल के शब्दों में कहें तो ये सब उस शासन के बारे में है, बेवकूफ। और आपको खुद से ये सवाल करना चाहिए, सही है, अभी भी जब गैस की कीमतों को लेकर इतनी सारी समस्याएं हैं, अगर वे ईरानी नहीं कहना चाहिए, अगर वो ईरानी शासन कभी परमाणु हथियार हासिल कर लेता, है ना? तब पूरा विश्व इस ब्लैकमेल के लिए खुला हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, जब तक यही शासन सत्ता में है, एक बार फिर मैं खुद को दोहरा रहा हूं, समस्या शासन है। इस शासन ने हम पर युद्ध की घोषणा कर दी है। तो ये कहना अच्छा लगता है कि मैं हमेशा चलने वाले युद्ध के खिलाफ हूं। लेकिन आप हमेशा चलने वाले युद्ध में हैं। और सवाल यह है, क्या आप पश्चिम, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल के इस दुश्मन को, क्या आप उन्हें परमाणु हथियार हासिल करने देंगे? और सारी बातचीत आप जानते हैं परमाणु को लेकर, वे सब नकली बातचीत थी। वे गंभीर नहीं थी, क्योंकि कोई भी आधे दिमाग वाला जानता है कि ईरानियों को सबसे पहले शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु तकनीक की जरूरत नहीं है। उनके पास पहले से ही इतने सारे जीवाश्म ईंधन है ना? आपको इस तरह की नकली, झूठी धारणा रखनी होगी कि वे किसी तरह, पता नहीं, महान पर्यावरणविद है। वे जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हास्यास्पद है ना? और दूसरी बात, उन्हें संवर्धन की जरूरत क्यों है? उन्हें संवर्धन की जरूरत नहीं है। अगर वे बम बनाना नहीं चाहते, तो वे, आप जानते हैं, जैसे अन्य देश जो परमाणु ऊर्जा का उपयोग करते हैं लेकिन परमाणु हथियार नहीं रखते, वे अपना यूरेनियम आयात करते हैं और उनके पास अपना संवर्धन करने का कोई कारण नहीं है। यह गंभीर था। शुरुआत से ही सभी गंभीर लोगों ने देखा कि यह एक परमाणु हथियार प्राप्त करने का कार्यक्रम था। और इसका परिणाम सिर्फ इजराइल के लिए खतरनाक नहीं है, यह पूरे क्षेत्र और दुनिया के लिए है। एक बार फिर सोचिए, अगर ईरानियों ने कहा हम बंदरगाह की तब तक नाकेबंदी कर रहे हैं जब तक आप हमारा तेल या यह या वह नहीं खरीदते। उनके पास वहां यह क्षमता थी। वे तेल आपूर्ति के सकरे मार्ग पर पूरी दुनिया को जकड़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि ट्रंप ने एक बार कहा था, आप जानते हैं, अमेरिकी लोग दोष दे सकते हैं, समझ सकते हैं क्यों, जब तेल $100 प्रति बैरल तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर ईरान के पास परमाणु शक्ति है तो वे $200 प्रति बैरल कह सकते हैं, वे $250 प्रति बैरल भी कह सकते हैं। तब आप उसके बारे में क्या करेंगे? और इसलिए मुझे लगता है कि यह जरूरी है कि लोग समझें, जब आप कहते हैं कि आप हमेशा चलने वाले युद्ध के खिलाफ हैं, तो आपको यह भी कहना होगा कि शायद हम हमेशा चलने वाले युद्ध में थे और दूसरी तरफ वाले बस इंतजार कर रहे थे कि उनके पास ऐसे हथियार हों ताकि हम उन्हें चुनौती न दे सकें। और इस बारे में सोचने की जरूरत है। सही है। और मैं इस बारे में दो बातें कहना चाहती हूँ। आपको पता है क्या दिलचस्प है? दिलचस्प बात यह है कि जब अमेरिका ने इराक के साथ युद्ध किया था और सद्दाम हुसैन, आप जानते हैं, तेल अवीव में स्कोड मिसाइलें भेज रहा था और अमेरिका ने इजराइल से कहा था कि हस्तक्षेप मत करो, और हमने नहीं किया। लेकिन क्या आप जानती हैं कि अमेरिका में वे सारे बेवकूफ जो इजराइल को इराक में हमेशा चलने वाले युद्ध के लिए दोषी ठहराते हैं? क्या आप जानती हैं कि इजराइल हमेशा इराक के खिलाफ था? उसने कहा था ईरान को निशाना बनाओ, ये ईरान है। बेवकूफ, ये ईरान है, हमेशा। पहले तो ये बात साफ कर लें। और दूसरी बात, मैं आपको जिमी कार्टर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जो आप जानती हैं 50 साल पहले जब स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन पैलेस्टाइन। क्यों? ये कोई फ्रॉइडियन स्लिप भी नहीं थी, क्योंकि ये दोनों बहुत मिलते जुलते हैं। इमाम समर्थक छात्रों ने अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया था और 52 अमेरिकी दूतावास कर्मचारियों को 4 दिनों तक बंधक बना लिया था। और जिमी कार्टर ने अपनी डायरी में लिखा जब उन्हें इसके बारे में बताया गया, इसके बारे में आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। उस समय के दौरान फिर आखिरकार उन्होंने उन्हें बचाने के लिए एक असफल ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन मैं आपको बस एक बात बताना चाहती हूँ, जब वे छात्र मैं कहती हूँ क्योंकि वे ज्यादा समय कक्षा में नहीं बिताते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये अमेरिकी कट्टरपंथी जो कक्षा में समय नहीं बिताते। आप जानती हैं उन्होंने क्या किया? उनकी मुख्य योजना शुरू में उन्होंने सोवियत दूतावास पर कब्जा करने का सोचा था, और फिर उन्होंने अपना इरादा बदल लिया क्योंकि उन्हें पता था कि सोवियत लोग उन्हें तुरंत ही मार डालेंगे, यहाँ तक कि अगर कुछ बंधकों की भी मौत हो जाती। और अमेरिका, उन्हें पता था कि जिमी कार्टर कुछ नहीं करेंगे, और उन्होंने कुछ नहीं किया। और जब CIA के लोग पूछ रहे थे, वे थे, अमेरिका सोच रहा था हम क्या करें।
और CIA ने पूछा, क्या कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं? या और डेल्टा फोर्स से पूछा, वो फोर्स जो आखिरकार उन्हें बचाने गई थी, उसने कहा, हम कैसे मदद कर सकते हैं? और आप जानती हैं, उन्होंने कहा, हमें बताइए कि बंधकों को दूतावास के अंदर परिसर में कहाँ रखा गया है, क्योंकि वे एक और इमारत में भी थे। बात यह है कि ठीक है, हमारे लिए इसका नक्शा बना दीजिए। उन्होंने कहा, हम सच में ऐसा नहीं कर सकते। और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे भी बुरा यह है, जब डेल्टा फोर्स ने बंधकों को बचाने के लिए उड़ान भरने से पहले जो करने वाले थे उसके बारे में ब्रीफिंग दी थी, कहा ठीक है, ये है जो हम करने जा रहे हैं। हम हेलीकॉप्टर उतारेंगे, हम सड़क पार करेंगे, हम दीवार पर चढ़ेंगे और गार्ड्स को मार गिराएंगे। और फिर प्रशासन के प्रतिनिधियों ने कहा, 1 सेकंड रुको, 1 मिनट, तुम्हारा क्या मतलब है? उन्हें बाहर कर दो। क्या तुम्हारा मेंटालिटी है उन्हें मार दो? और डेल्टा फोर्स ने कहा, हाँ ठीक है, तो मैं उन सभी लोगों को याद दिला दूं जो उस समय पैदा नहीं हुए थे। हम में से कुछ लोग इसे ऐसे याद करते हैं जैसे यह कल की ही बात हो। ठीक है, तो बात यह है कि आप उन बुरे राक्षसों को 1 इंच भी नहीं दे सकते। और आप सही हैं, ये कोई ऐसा नहीं है, ये हमेशा से एक युद्ध रहा है जिसमें हर जगह प्रॉक्सी के जरिए अमेरिकियों की हत्या की गई है और हर जगह निर्दोष लोगों की हत्या की गई है। अब समय आ गया है कि इसे एक छोटा निर्णायक युद्ध बनाया जाए। अब मैं गजा की ओर बढ़ना चाहता हूं क्योंकि हम अंत की ओर आ रहे हैं और इस हफ्ते कुछ बहुत दिलचस्प हुआ। और ये हमारे समय के कम से कम 5 मिनट का हकदार है क्योंकि हमने ईरान के बारे में बात कर ली है और अब थोड़ा सा गजा का जिक्र करना जरूरी है। ट्रंप ने, जैसा कि हमने पिछले पॉडकास्ट में चर्चा की थी, घोषणा की कि एक बड़ी सफलता मिली है कि हमास ने हथियार डालने पर सहमति जताई है और शायद अब हमारा गजा के साथ एक नया, आप जानते हैं, ज्यादा शांतिपूर्ण रिश्ता बनने जा रहा है। और एक 15 बिंदुओं की योजना सामने रखी गई है जिसे उसे क्या कहते हैं, समिति का शांति बोर्ड के का हुड ने चेहरा। हमास के साथ बातचीत की है, जिसमें उन्हें कुछ पैसे देना भी शामिल है ताकि, क्या कहते हैं, मशीन को चिकना किया जा सके, यूं कहें, और इसी तरह की बातें। और फिर नेतन्याहू सार्वजनिक तौर पर सामने आए और उन्होंने कहा, इजराइल इस 15 बिंदुओं की योजना को स्वीकार नहीं करता, इजराइल इसे खारिज करता है। और फिर सभी ने अपने कैमरे वॉशिंगटन की ओर घुमा दिए। कहते, ओ अमेरिकी बहुत नाराज होने वाले हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप ने इसी तरह जवाब दिया। धन्यवाद राष्ट्रपति। क्या वो इतना छोटा है कि आपको मच्छर देखना पड़ेगा? धन्यवाद सैम। ठीक है, मैंने इसे एंटिलीज के सामने रखा। मैं आपसे करता मिलकर हूं। अच्छा लगा। मेरी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। राष्ट्रपति से पूछा गया, क्या आप नाराज हैं? मेरे पास एक बयान है। नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से इजराइल में कहा कि वह इस 15 बिंदुओं की योजना को अस्वीकार करते हैं और उन्होंने कहा, मैं दिन में बाद में एक बयान जारी करूंगा, और उन्होंने कभी नहीं किया और तब से उन्होंने ऐसा नहीं किया है। लेकिन उन्होंने कहा, हमारा रिश्ता ठीक है। उन्होंने कहा, हमारा रिश्ता ठीक है। तो मुझे लगता है कि इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कुछ आपसी समझ है, और वो समझौते ये है कि जब तक हमास वास्तव में अपने हथियार नहीं डालता तब तक कुछ खास नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, असली परीक्षा तो अमल में ही है और इजराइल को पीछे हटने की जरूरत नहीं है, इजराइल को बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, इजराइल को किसी भी चीज के बारे में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम वहीं रह सकते हैं जहां हम हैं जब तक हमास अपने हथियार नहीं डालता, और आपस की बातें, हमास अपनी मर्जी से हथियार डालने वाला नहीं है। तो आप कह सकते हैं, बिल्कुल हाँ, नहीं। यही होने वाला है। तो कम से कम इस बीच इजराइल गाजा पट्टी के 60 से 70% हिस्से में हमारे पास ये सुरक्षा बफर जोन है जो हमास को हमारे नागरिकों से दूर रखता है। ये कोई परफेक्ट समाधान नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है और आप मुझे जानते हैं, मार्क रीगन की ये एक घिसी पिटी कहावत है, अच्छे को परफेक्ट के रास्ते में मत आने दो। नहीं, परफेक्ट को अच्छे के रास्ते में मत आने दो। ठीक है, वैसे मैं इससे सहमत हूँ। परफेक्ट को अच्छे के रास्ते में मत आने दो। मेरी समस्या हमेशा ये है कि विनाशकारी चीजों को अच्छे के रास्ते में मत आने दो। ठीक है, तो बात यह है, हालांकि दिलचस्प बात यह है, और इससे इजराइल में, मैं कहूंगी, बहुत चिंता हो रही है, खासकर ज्यादा दक्षिणपंथी इजरायली और नेतन्याहू समर्थकों के बीच। क्या हो रहा है? नेतन्याहू खड़े हुए। उन्होंने कहा, मैं उस योजना को स्वीकार नहीं करता। हालांकि शांति बोर्ड के किसी सदस्य ने कहा, आप जानते हैं, मुझे नेतन्याहू समझ नहीं आते। जैसे वो सख्त रुख दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो इसे स्वीकार नहीं करते, और फिर भी वो ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे उन्होंने उन बिंदुओं को स्वीकार कर लिया हो। और उस व्यक्ति का क्या मतलब था? और ये बहुत चिंता का विषय बन गया, क्योंकि हमास आतंकवादी, क्योंकि उस योजना का हिस्सा ये है कि इजराइल यहाँ तक कि 7 अक्टूबर के आतंकवादियों का पीछा करना भी बंद कर दे। और इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर कोई आतंकवादी किसी इजरायली सैनिक पर हमला कर रहा हो तो सैनिक उसे मार सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो
इजराइल आईडीएफ को अपने हथियार नीचे रखने होंगे और आक्रामक नहीं होना होगा। और शांति बोर्ड के इस व्यक्ति ने, हमें नहीं पता ये कौन है, हमें नहीं पता शांति बोर्ड का कौन सा सदस्य था, उसने कहा, आप जानते हैं नेतन्याहू, ये मजेदार है क्योंकि आप जानते हैं उसने ऐसा कहा और आप सोचेंगे कि वो हमें गुस्सा दिलाना चाहेगा, लेकिन असल में वो उन बातों पर खरा उतर रहा है और हमास ही है जो नहीं उतर रहा। तो यही बात हमें चिंता क्यों देती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आईडीएफ ने कहा है कि अब हम सावधानी बरत रहे हैं, और जो कल या परसों हुआ वो ये था कि आतंकवादी आईडीएफ सैनिकों पर हमला कर रहे थे। बहुत खतरनाक था, वो किसी एक को अगवा भी कर सकते थे, हम फिर से उसी जैसी स्थिति में आ सकते थे। तो जैसा मैंने कहा, मुझे खुशी है कि नेतन्याहू ने मना कर दिया, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि वो उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब आप मना करते हैं तो आप इस तरह से मना करना चाहते हैं कि अमेरिकियों को खुश रखा जा सके। और मुझे लगता है कि जब आप राष्ट्रपति से कहते हैं हम आपके इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि हमास को निरस्त्र विसैन्यकृत किया जाना चाहिए वगैरह, और तभी हम पीछे हटेंगे। और अगर उस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर एक निश्चित मात्रा में लचीलापन दिखाना संभव है। और जो हम अब देख रहे हैं और जो मैं इजरायली स्रोतों से, मीडिया के माध्यम से सुन रहा हूं, क्योंकि अब मैं सरकार के लिए काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन वे कह रहे हैं, स्पष्ट है, अगर हमास का आतंकवादी धमकी दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनके गोली चलाने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन अगर वे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो धमकी भरा लगता है, वे ऐसी जगह है जहां उन्हें नहीं होना चाहिए, हम हमला कर सकते हैं। मुझे यह भी लगता है कि हमें उन सभी पर हमला करने का अधिकार है जिनका 7 अक्टूबर के नरसंहार में कोई भी संबंध था, जो कि मूल रूप से हर वो व्यक्ति है जो सक्रिय हमास सदस्य है। अभी नहीं। तो मैं समझता हूं कि ये वही बात है जिस पर इजराइल अड़ा हुआ है, कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो सीधे तौर पर इजरायलियों की सामूहिक हत्या के लिए जिम्मेदार है, तो वो भी एक वैध निशाना है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, और एक बार फिर अगर आप परफेक्ट चाहते हैं तो आपको वो नहीं मिलेगा। लेकिन क्या यह ऐसा समाधान है जिसे लागू किया जा सकता है? दूसरे शब्दों में, इजराइल को 1 इंच या सेंटीमीटर भी पीछे हटने की जरूरत नहीं है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या संयुक्त राज्य अमेरिका में। हाँ, हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हम पीली लाइन पर हैं, हम पीली लाइन पर ही रहते हैं। हम खतरों से निपटने या उन लोगों को हटाने में सक्रिय हो सकते हैं जिनके बारे में हमें पता है कि वे खास तौर पर बुरे लोग हैं। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी स्थिति है जिसे इजराइल मंजूर कर सकता है, और अगर हमास कुछ गलत करता है ना, तो हम बहुत ठीक है, सख्ती से खैर जवाब इस देंगे। हफ्ते हमने ऐसा नहीं किया, और इससे भी बढ़कर आप सही कह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल नेतन्याहू ने ऐसा कहा था, लेकिन फिर सेना को अलग निर्देश दिए गए। तो मेरा मतलब है, आप कहते हैं हमें परफेक्ट के चक्कर में अच्छे को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, हमें बहुत बहुत सतर्क रहना होगा। सेना को यह नहीं बताया गया था कि उन्हें किसी भी एक जगह नहीं, से पीछे नहीं हटना है हटना जहां है। हम हैं। जी, आप आंद्रे सिर्फ से कहा बात कर गया रहे था हैं। कि वो किसी भी अक्टूबर के पीछे ना जाए। नहीं, उनके पीछे जाना बंद करो, बस खत्म करो। वास्तव में उनके सामने एक खतरा आया था और वहां एक समस्या थी, तो ठीक है, ऐसा नहीं लेकिन है। आखिर में उसे खत्म कर दिया गया। ठीक है, और मुझे लगता है कि खतरा शब्द वास्तव में, चलो स्पष्ट रहे, एक थ्रेट थोड़ा अमूर्त है ना? थ्रेट क्या है, किसे थ्रेट माना जाए, ये बहुत सब्जेक्टिव हो सकता है। मुझे लगता है कि इससे इजराइल को वो छूट मिलती है कि हम जो करना सही है। जरूरी तो समझते हैं हमें वो इसे करते बंद रहें। नहीं करना चाहिए था, मैं आपसे सहमत हूँ। मैं में ही हूं। हमारे पास वो छूट थी, और जैसे ही 15 पॉइंट प्लान आया, हमने अचानक उस छूट का इस्तेमाल बंद कर दिया। तो मैं कह रही हूँ, जमीन पर हमने वास्तव में उस 15 पॉइंट प्लान के आगे थोड़ा झुक गए, बिना ये कहे कि हम ऐसा कर रहे हैं। तो हमें इसका श्रेय भी नहीं मिल रहा है, हमें प्लान को स्वीकार करने का श्रेय नहीं मिल रहा, और फिर भी हम उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। तो ये खतरनाक है, और देखते हैं अगले हफ्ते तक क्या होता है। सबसे पहले ये सही है, लेकिन जब आप कहते हैं कि हमें श्रेय नहीं मिल रहा, तो शायद बीबीसी और सीएनएन हमें श्रेय नहीं दे रहे हैं, लेकिन शायद वॉशिंगटन डीसी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमें श्रेय दे रहा है, और हमने इसे वीडियो में देखा। दूसरा, जब हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, और मैं निश्चित रूप से उसका इंतजार कर रहा हूं रूथी, लेकिन शायद आप देखेंगे कि वास्तव में इजराइल ने किसी को मार गिराया है। एक बार फिर खतरे फिर से उभरते हैं। अगर कोई मौका मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि इजराइल अचानक शाकाहारी बन जाएगा। अगर हमें कोई हमास का हत्यारा दिखता है, कोई जो हमें मारना चाहता है, वो एक खतरा है और हम उसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है। तो आप और मैं इन बातों पर बहस कर सकते हैं, या इस पर कि क्या हम अभी भी ऐसा कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि हमारा समय खत्म हो गया है और हमें अभी बहुत कुछ चर्चा करनी है। और हम एक और बात कहकर समाप्त करना चाहते हैं। फिर से मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूंगी कि हमने ईरानी लोगों को नहीं भुलाया है, और हम जानते हैं कि आप लोग पीड़ित हैं और इजराइल आपका समर्थन करता है। और मुझे कहना होगा, अगर इजराइल में किसी बात पर सहमति है, जो कि इजराइल में ढूंढना बहुत मुश्किल है, खासकर चुनाव से पहले,
इज़राइल में हर कोई सहानुभूति रखता है। हर कोई ईरानी लोगों के साथ सहानुभूति रखता है और उस दिन के लिए प्रार्थना करता है जब आप उन राक्षसों के चंगुल से आजाद होंगे। आमीन। तो हम अगले हफ्ते फिर वापस आएंगे। मैं उसका इंतजार करूंगा।